नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके साथ हैं मार्गदर्शन के एक नए एपिसोड के साथ, जहां मणिकांत सर देंगे यूपीएससी की तैयारी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड आज के पहले सवाल के साथ। मणिकांत सर, तो सर पहला क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर, हाउ टू गेट अ कंसिस्टेंट डायरेक्शन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड हाउ टू स्टडी इन विच अप्रोच एंड हाउ टू नो विच थिंग्स आर रेलिवेंट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसी से एक मिलता जुलता सवाल और है एक और स्टूडेंट का। ये कहते हैं सागर जितना सिलेबस है और मटेरियल भी उतना ही बढ़ता जा रहा है, इसको समेटना कैसे है। और इन्होंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, पिछले 2 अटेम्प्ट में इनका प्री भी नहीं निकला है 2 सालों से। हो। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मिस्टर प्रशांत। एक्चुअली आई हैव एड्रेस दिस प्रॉब्लम सो मेनी टाइम्स। मैंने कितनी बार स्टूडेंट्स के बीच इस प्रॉब्लम को, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होम हो गई कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करके दूं। देखिए, एक्चुअली यही तो सीखना है स्टूडेंट्स को कि जैसे मैं एक आपको एक डे टू डे लाइफ की कहानी बताता हूँ। एक कोई बारात जा रही थी, तो उसमें बारात में और बहुत सारे लोग जा रहे थे। उस बारात वालों ने, लड़की वाले ने कंडीशन दिया, मतलब उनका कुछ पर्पस था। मतलब ये सच्ची कहानी नहीं है, बट जस्ट यू कैन इमेजिन कि उस लड़की वाले का कंडीशन यही था कि हम किसी तरह से लड़के वाले को परेशान करना है। तो उन्होंने कंडीशन दिया कि ऐसा है। उसमें बारात रुकती थी, 2-3 दिन तक रहती थी। वो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसमें कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आएगा, वो एक्सपीरियंस बंदा होगा, तो वो तो इसका सॉल्यूशन निकाल देगा। अच्छा। तो इन लोगों को लगा कि क्या बात है, कि कह रहे हैं कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या किया, एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक एक मतलब बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स में, मतलब किसी बहाने से बंद करके लेते चले गए कि जहां ये होगा वहां एडवाइस दे। अब वहां होता क्या था कि एक बार वो जो भी आइटम खाने के लिए देते थे, वो बहुत क्वांटिटी में दे देते थे एक आदमी को। अच्छा। हर आदमी को बहुत बड़ी क्वांटिटी में देते थे। कहते थे आपको खाना ही है, नहीं खाओगे फिर शादी नहीं होगी। अरे बाप रे। अब अंत में क्या होता, वो बुजुर्ग व्यक्ति से अब जाते, कुछ समझ में नहीं आता, तो बुजुर्ग व्यक्ति से बॉक्स खोल के पूछते कि चाचा जी क्या करें, ऐसे प्रपोजल है। तो बोलते कि ऐसा करो, इन सब में पहले एक एक को लो, उठाओ और सब में डिवाइड कर लो। डिवाइड कर लोगे और सभी बांट के खा जाना, तो सबको मुश्किल से एक निवाला मिलेगा, बच जाएगा। और जब वन वन देना शुरू करोगे तो वन निवाला, वन निवाला, वन निवाला कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। यही सोल्यूशन उन्होंने किया। वो क्या हुआ कि पूरा का पूरा हजम हो गया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। आई मीन केवली शादी सेटल हो गई और लौट गया। तो मैंने यूपीएससी में यही तरीका अपनाया। यहाँ पर आप मान के चलो कि वो बुजुर्ग व्यक्ति में तो मैंने तरीका ये अपनाया है कि टॉपिक को टॉपिक से जोड़िए, सिलेबस और जीएस के पार्ट को जीएस के पार्ट से जोड़िए और लिंक करके पढ़िए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को छोड़ दीजिए, इन्फॉर्मेशन को कम करिए, एनालिसिस को बढ़ाइए, स्ट्रक्चर बनाइए। आप जानते हो, मैंने हिस्ट्री में भी प्रीलिम्स और मेंस में दोनों एक साथ कंबाइंड बच्चों को दी। बच्चों को मेरा किस तरह का फार्मूला होता है कि देखो बच्चे, मैं तुमको जो मेंस का क्लास करवाऊंगा 60% उसमें 100% मेंस कवर होगा और 60% प्रीलिम्स। और सेकेंड राउंड में 20% प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप कवर करोगे जब आपको इंफॉर्मेशन, उसके लिए मैं सेकेंड राउंड में आपको प्रीलिम्स का सेकेंड राउंड कवर करवाऊंगा। इसमें 20% क्वेश्चन आपके रीच में होगा और 20% क्वेश्चन आप लक पर ले जाओ, क्योंकि 80% प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए 50%। हाँ। और आप 80% आपके हाथ में है। अब आपको क्या चाहिए? आप अगर नॉन हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री के क्वेश्चन पे 80% आपका कमांड है, तो यू आर एबव द सेफ साइड। और 100% तो प्रीलिम्स में हो ही नहीं सकता है। नहीं। और 100% जिस दिन जो बच्चा प्रीलिम्स में कर लेगा, वो मेंस फिर क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पॉसिबल नहीं। हाइपोथेटिकल यस, सिनेरियो। हाइपोथेसिस। ओके सर। सर अगला सवाल है, स्टूडेंट का सवाल है, सर मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास है। सर क्या सभी प्रश्नों को केवल पॉइंट वाइज लिखें? बाजार ऐसा ही बोलता है। लेकिन सर अगर हम पॉइंट में लिखते हैं तो विश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता है मुझसे। इनका दूसरा सवाल है,
कि सर इन्होंने इसी साल स्नातक पूरा किया है और एक चर्चित संस्थान से कोचिंग भी पूरी कर ली है, जहां उन्हें शायद ये गाइडेंस नहीं मिली होगी। मुझे 2026 में पहला प्रयास देना है, सर आपका क्या सुझाव है? देखिए, पहली बात तो प्रशांत, कि स्टूडेंट्स ये पहले तय कर लेते हैं कि पॉइंट्स में लिखें या पैराग्राफ में लिखें। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्वेश्चन को। Most of the questions in UPSC, particularly in optional paper, are going to be analytical in nature. मतलब यूपीएससी के जो अधिकांश क्वेश्चन होते हैं, विशेषकर जो क्वेश्चन ऑप्शनल पेपर के होते हैं, वो तो काफी एनालिटिकल नेचर में होते हैं। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट कि मुगल्स क्रिएटेड अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर इन इकोनॉमी? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि मुगलों ने एक एकल अर्थव्यवस्था को जन्म दिया? एकल अर्थव्यवस्था, यूनिफॉर्म, द यूनिफॉर्म मॉडल ऑफ इकोनॉमी। समझ गया सर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ सर। उसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा, डू यू एग्री विद फ्रेंच रेवोल्यूशन मेड एन अटैक ऑन प्रिविलेजेस बट नॉट ऑन प्रॉपर्टी? फ्रांस की क्रांति ने विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया, न कि संपत्ति पर। अब यहां पर क्या होता है जानते हो? आपने धनुष यज्ञ की कहानी सुनी है ना प्रशांत? आप भी कहोगे अब कितनी कहानी सुना है। मैं धनुष यज्ञ की कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब राजा जनक की ये शर्त थी कि भाई आपको धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना है, तो जब राजा लोग जब जाकर उसको ट्राई कर रहे थे तो धनुष हिल ही नहीं रहा था। आपने भी कहानी सुन रखी होगी। अब आप बताइए कि ये जो क्वेश्चन है, मैं जो बताया, इसमें तो पॉइंट्स और एनालिसिस बाद में आती है। पहला चैलेंज स्टूडेंट्स को होता है कि इसका मतलब क्या है। समझ में ही नहीं आया क्या पूछना है, क्या बताना, उसके बाद आप उसका आंसर लिखोगे। मतलब आपकी पहली अंडरस्टैंडिंग की परीक्षा होती है क्वेश्चन को समझने। अब ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे कहेंगे तो मेरे पास सैकड़ों एग्जांपल है। उन क्वेश्चन में आप पॉइंट में भी चाह के नहीं लिख सकते हो। स्टूडेंट्स पहले क्यों तय कर लेते हैं, और कौन महानुभाव है जो उनको बता देते हैं पहले कि आप पॉइंट में लिखो या पैराग्राफ चेंज करके लिखो? इस मार्केट में मैं प्रशांत बताता हूं कि क्वेश्चन आंसर में बच्चों को सिखाने का चलन यह है कि आप इसको ऐसे शुरू करिए, ये पॉइंट बनाइए, पहला पॉइंट दीजिए, दूसरा दीजिए, तीसरा दीजिए, ये दीजिए आप, और उसके बाद कंक्लूड कर दीजिए। मतलब ऐसे करिए। हम ऐसे करिए नहीं बताते, हम उनको लिख के बता देते हैं पहला सेंटेंस कैसे शुरू करोगे और एंड कहां करोगे। So you have to create the whole structure। तो पहले तो देखो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, अलग। इसलिए ना हम ऐसा मान के चले कि हमें पॉइंट्स में लिखना है। जहां आंकड़े देने होंगे वहां हम पॉइंट्स में दे सकते हैं, लेकिन जहां एनालिसिस करने होंगे, अब आप हमसे पूछेंगे कि फ्रांस की क्रांति ने उससे बहुत कम पाया जितना उससे संपादित करना अभिष्ट था। क्या आप सहमत हैं? Do you agree with the statement French Revolution achieved far less than what it had intended to achieve? इसमें कैसे पॉइंट्स हो? पहले तो उस क्वेश्चन को एड्रेस करना पड़ेगा। इसलिए दिस इज द इमेटेरियल थिंग। और वैसे बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले ढंग से आप पढ़िए। आपने हो सकता है कहीं क्लास किया हो, लेकिन ढंग से आपकी पढ़ाई अभी हिस्ट्री की नहीं पूरी हो पाई है, इसलिए आपको मन में इस तरह के संकल्प और विकल्प आ रहे हैं। इस तरह के संकल्प और विकल्प आने सही नहीं है, फिर से आपको तैयारी करनी चाहिए एक बार। मतलब हिस्ट्री ऑप्शन अपना पूरा ढंग से पढ़िए। सीरियसली, कोई भी ऑप्शनल हो, सीरियसली एक बार तैयारी करना चाहिए। समझ गया सर। अगला सवाल है सर, इन्हें हकलाने की प्रॉब्लम है, बात कर लेते हैं लेकिन कुछ वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं सही से। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इन्हें इंटरव्यू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि पहले मैं स्टूडेंट, आप इस हकलाने को हावी अपने व्यक्तित्व पर ना होंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो आपको यह है कि आप कुछ वर्ड्स में लड़खड़ाते हो, और जब आप इंटरव्यू बोर्ड में अपने दिमाग पर ये लोड लेके जाओगे कि मैं हकलाता हूं और मुझे कहीं हकलाहट न निकल जाए, तो बहुत ज्यादा हकलाहट फिर होने लगती है। जैसे रात में आप सोचोगे कि भाई मुझे सोना है, कभी आपने महसूस किया? अब जैसे कभी कभी टाइम की कमी रहती है, भाई सोना जरूरी है, अगर मैं नहीं सोऊं, खास कर स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है, तो कल पेपर कैसे दूंगा। अब पता चला पूरी रात नींद नहीं है। एक बहुत बड़ी, मैं अपना एक वाक्य बताता हूँ कि मैं पहले सिग्नेचर करता था, मेरा बड़ा स्मार्ट सिग्नेचर होता था, बहुत शॉर्ट में मैं करता था, तो और आई वॉज प्राउड ऑफ माई सिग्नेचर। अब क्या हुआ कि
एक दिन सीए का कुछ आदमी कुछ एसेंशियल पेपर सिग्नेचर करवाने के लिए आया, तो मेरा एक सिग्नेचर टेढ़ा हो गया। तो उसने कहा कि सर ये आपका सिग्नेचर यहाँ सही नहीं आया, आप इसको थोड़ा ढंग से करिए। उसके बाद ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मुझे हुआ कि हर बार टेढ़ा होने लगा, अरे और उसके बाद मेरा सिग्नेचर ही नहीं मिलने लगा। तो फिर मुझे एप्लीकेशन देना पड़ा, और चूंकि डिजिटल सिग्नेचर था तो मुझे पूरा बदलवाना पड़ा। और अब मैं फुल अपना नाम लिखता हूँ, मुझे काफी टाइम लगता है सिग्नेचर करने में। अब मैं उस दिन को कोसता हूँ कि मैं क्यों डरा था सिग्नेचर करने में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ गया नहीं सर। तो मेरा इतना स्मार्ट, इतना कम टाइम में सिग्नेचर हो जाता था। तो मैं इसलिए मैं कहूंगा कि जिंदगी में पहले दिमाग पर लोड मत लो, सक्सेस का हो, हकलाने का हो। हकलाना एक इसका माइंड से होता है कांटेक्ट। आप यह मान के चलो, इट डज नॉट मैटर इन लाइफ। एग्जाम हॉल में जाओगे, बिंदास होके बोलो, कोई प्रॉब्लम गलत होने से ना डरें, अगर गलती ना, हो भी रही है तो बिल्कुल नहीं, कोई बिल्कुल दिक्कत ना। नहीं। समझ गया सर। सर अगला सवाल असल में बहुत सारे सवालों का मिश्रण मिश्रण है। मैं सर बता ही देता हूँ क्या हुआ। कुछ वक्त पहले हमारी सोशल मीडिया टीम में आपकी करंट अफेयर क्लासेस की कुछ क्लिप्स जो हैं वो कट करके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डालें, क्योंकि आपकी क्लासेस में से कुछ इस साल के मेंस के क्वेश्चन मैच हुए थे। अब उन वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हो गए कि करंट अफेयर क्या अब भी इतना ज़्यादा यूपीएससी में रेलेवेंट है कि उसके क्वेश्चन सीधा मैच हो जाते हैं यूपीएससी से। करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, क्योंकि करंट अफेयर अपने आप में इतना ज़्यादा बल्की होता जाता है और उसे कनेक्ट कर नहीं पाते हैं जीएस से। कैसे जोड़ें, कैसे समझें, पता नहीं चलता है। अब इतना सारा डाउट्स था स्टूडेंट्स का, उन्हीं का एक निचोड़ आके पूछते हैं सर आपसे कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और क्या करंट अफेयर सच में इतना ज्यादा यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में रेलेवेंट है? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, इस क्वेश्चन को आप वापस दीजिए कि क्या ये रेलिवेंट है। 50% जनरल स्टडीज करंट अफेयर्स, अच्छा। 50%। एक हिस्ट्री एंड कल्चर है, हम्म। उसमें आपको राइटिंग में करंट अफेयर्स की डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ती है, हम्म। लेकिन हम लोग तो वहां भी टच दे देते हैं। रेलेवेंट रखने के लिए उन्हें। हाँ, नहीं, रिलेवेंट रखने के लिए नहीं, मतलब इफ यू आर, मतलब आप अगर चाहते हो कि क्वेश्चन अप टू मार्क हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि अभी अभी मैंने मुगल यूनिफॉर्म इकोनॉमी पर एक क्वेश्चन आपको जी कहा जी। था कि क्या मुगलों ने एक एकल अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। हम्म। तो मैंने बच्चों को कंक्लूजन में बताया कि आज जब हमारे पास इतना बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेस है हम्म। और जीएसटी मॉडल हमने लागू किया है, तब तो इंडिया के इकोनॉमी यूनिफॉर्म नहीं हो पाई है ना। हाँ। तो मुगल टाइम में यूनिफॉर्म कैसे होगी? हाँ। आर यू, इस कंक्लूडिंग लाइन में हमने जीएसटी का उसका रेफरेंस दे दिया, हाँ। तो ये चीजें वहां पर लागू हो जाती है। आप ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम पर अगर हम लिखते हैं हम्म। कि भाई या हम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम पर चर्चा करते हैं कि भाई जो मैकाले एजुकेशन सिस्टम है, उसने इंडिया में कहा कि भाई हम स्प्रेड करेंगे एजुकेशन को, हम्म। और एक टाइम आएगा कि जो एलिट क्लास के लोग हैं ट्रांसलेटर का काम करेंगे, सब तक शिक्षा पहुंचेगी। हम्म। हमने कहा कि देखो भाई, जब हम नई शिक्षा नीति की घोषणा करने के बाद, राइट टू एजुकेशन करने के बाद 100% लिटरेसी नहीं दे पाए, हम्म। तो हाउ कैन यू इमेजिन दिस थिंग। तो मतलब क्या है कि करेंट का रिलीवेंस थोड़ा बहुत हिस्ट्री कल्चर में आता है, जबकि उसको ज्यादा स्मार्ट आंसर बनाने के लिए करते हैं हम लोग। हम्म। और रह गई बात पॉलिटी की, इकोनॉमी का, या आपका इंडियन सोसाइटी का बाकी जितना सेगमेंट्स है, उसमें तो ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आते हैं। इवन ज्योग्राफी में करंट अफेयर से आते हैं, हम्म। इकोलॉजी इन्वायरमेंट पूरा करंट अफेयर्स ही है आपका। तो लेकिन स्टैटिक पढ़ना इसलिए जरूरी है कि करंट का रिलीवेंस तभी हम्म। रह जाता है जब स्टैटिक से आप उसको जोड़ते हो। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ आंसर की बात होगी तो बिना करंट का तो होगा ही नहीं। समझ गया सर। अब करंट अफेयर्स में है कि खास के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, हम्म। जब आप कह सकते हैं कि जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड का प्रॉब्लम है हम्म। और बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, हम्म। जितने सारे सोर्सेस अवेलेबल है उतनी पीड़ा है, उतना कष्ट है। कई बार होता है कम सोर्सेस होता, जैसे हम लोगों के टाइम में होता था। हम्म। आज क्या है कि चारों तरफ से नॉलेज की पंपिंग हो रही, इंफॉर्मेशन की पंपिंग हो रही। स्टूडेंट्स उस
करंट अफेयर्स के भार से दब कर रह जाता है। एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, ऑल द बोट्स डिड सिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। समुद्र में हम जहाज चला रहे हैं, समुद्र पानी जल से भरा हुआ है और हम जल के बिना तड़प कर मर, क्योंकि हम समुद्र के पानी को पी नहीं सकते। तो सारे जो इवेंट्स होते हैं वो सारे इवेंट्स करंट अफेयर्स नहीं होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि जो आप करंट के नाम पर आप पढ़ते हो जी सर, तो उसमें बच्चों के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको, या टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको भी, कि भाई कौन सा हमारे लिए करंट अफेयर के लिए हमारे लिए रेलिवेंट है और कौन सा नहीं। तीसरी बात ये है कि जो करंट अफेयर्स को डिलीवर करते हैं वो तो खुद कोई सोर्स लेके आते हैं, पढ़ते हैं, हाँ लेकिन स्टूडेंट्स अपेक्षा करते हैं कि अपने दिमाग में प्लांट कर ले, सब याद विच रखें। इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो पहले बच्चों के ऊपर काम करना पड़ेगा कि क्या इच्छित है और क्या संभव है, व्हाट कैन बी डिजायर्ड एंड व्हाट कैन बी अचीव्ड। आप एक सीमा से अधिक कभी भी आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो पहले करंट अफेयर्स को सिस्टमेटाइज करिए, ट्रेडिशन से लिंक करिए, बच्चों को एक नेचुरल इंटरेस्ट इनकलकेट करिए और उनको ऐसा सिस्टमेटाइज करके दीजिए कि उसका वो यूज कर सके राइटिंग। ये प्रयास होना चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स के नाम पर आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं देना चाहिए, फैक्ट्स एग्जिस्ट नहीं कर पाता है माइंड। हाँ, आप बताते थे सर कि फैक्ट्स को सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह याद रखें। हाँ, फैक्ट्स आर द सिंपली एग्जांपल्स। मेन फोकस होना चाहिए एनालिसिस पे, क्योंकि एनालिसिस एनालिसिस दिमाग में याद रहता है हमेशा। सर फिर जब करंट अफेयर का ये अप्रोच है तो ये अप्रोच तो ज़्यादातर जगह पे फॉलो नहीं होता है, तो अब ऐसे में बच्चे क्या करेंगे? यही तो बच्चों को प्रॉब्लम होता है। इसलिए तो स्टूडेंट्स, जैसे मैं इंटरव्यू, जो अपना मॉक इंटरव्यू रखता हूँ, जी सर। तो उसमें जब मैं बैठता हूँ तो मैं इंटरव्यू के लेवल पर भी ये प्रॉब्लम देता हूँ करंट अफेयर्स का। जो बच्चे मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं उनको भी जितना पारंगत होना चाहिए करंट अफेयर्स में उतना मैं नहीं देख पाता हूँ। इसकी वजह क्या है कि करंट अफेयर्स के बारे में तो स्टूडेंट्स को है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने की वजह ये होती है कि कोई उनको बता देता है कि भाई ये न्यूज़पेपर देखोगे, इससे अच्छा ये है कि आप एक ही बार कोई जर्नल, कोई मैगजीन या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो एब्रीविएटेड है, प्रिसाइज, उससे देख लो। देखिए वो ठीक है, लास्ट में आपको रिवाइज करने के लिए आप कोई सोर्स को देखो, लेकिन होता यह है कि जो न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स होते हैं इतने सुपर्ब होते हैं, इतने ग्रेट ऑथर्स के द्वारा लिखे गए होते हैं, हाँ। उसकी एनालिसिस की कोई शान ही नहीं। किसी का R&D डिपार्टमेंट, किसी का आजकल जो कंटेंट डिपार्टमेंट। कंटेंट डिपार्टमेंट जो होता है उसमें कोई उस लेवल की राइटिंग कर नहीं सकता। तो इसलिए मैं तो मानता हूं कि न्यूज़पेपर, आप भले ही एक ही न्यूज़पेपर से कांटेक्ट करो, लेकिन 2-3 अच्छे न्यूज़पेपर के टच में रहो जहां अच्छे एडिटोरियल्स आए हैं, उनको कोशिश करो पढ़ने की। शुरू में आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेडिशनल आपका क्लियर होता जाएगा आप उसको यूज करते जाओ। सर हमारी तरफ से कुछ ये, क्योंकि हमेशा आप बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आती ही रहती है और आपके जीएस मंथन इस प्रॉब्लम को सुलझा देता है, लेकिन अब वो तो ज़्यादातर बच्चों के पहुंच में नहीं है, तो अब उनके लिए क्या करें फिर? देखिए, हमने जो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम लाया जीएस मंथन, जी उसका सर। टाइटल है हाउ जीएस ट्रेवल दिस वीक। हाँ। उसमें हमारी कोशिश होती है कि अब सपोज अगर इकोनॉमी आप कर रहे हो या पॉलिटिक्स कर रहे हो या टेक्नोलॉजी कर रहे हो, तो इस वीक में ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ है, किस जीएस के किस खंड में डेवलपमेंट हुआ है। हो सकता है किसी 3 खंड में ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ हो, उसके 4 पार्ट्स में डेवलपमेंट हुआ हो सकता है 5 या 6 पार्ट्स में डेवलपमेंट हुआ हो। तो जहां जहां वीक में हमें डेवलपमेंट लगेगा हम उसी को ट्रेडिशनल से लिंक करके बच्चों को देते हैं। तो और कोई बच्चा उस करंट को अगर रेगुलर फॉलो करता चला जाएगा जी सर। तो हमें नहीं लगता है उसको जनरल स्टडीज में कहीं प्रॉब्लम होगी, उसको जीएस के अधिकांश प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और आपने जो बताया कि स्टूडेंट्स के जो कमेंट आते हैं कि भाई ये एग्जामिनेशन में पकड़ में आ गया, क्यों? क्योंकि जो करंट होते हैं अधिकांश क्वेश्चन उसी से होते हैं। अब पिछली बार ही क्या हुआ, अब प्रेसिडेंट के, इंडियन प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट का कॉम्पिटिटिव स्टडी के बारे में पूछा तो ऑलरेडी करंट में इशू आ चुका था, पिछले साल आया हाँ। था। तो ये जहां जहां इशू आया हमने उसको डील किया, हम्म। तो एक क्लास से 3 क्वेश्चन आ गए। तो
नेचुरली है कि उस तरह की आ जाएगी। अगर आप करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक बच्चों तक पहुंचा देंगे और स्टूडेंट्स अगर लिखने की स्थिति में होंगे, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, दोनों में फायदा होना है उसका। करंट अफेयर को और सिस्टमैटिकली बहुत बच्चों तक बहुत पहुंचाना। बिल्कुल। सर ये कैसे करें? देखिए, मैं अपनी तरफ से बच्चों को इनवाइट करता हूं कि इस वेस्ट डे को, इस बुधवार को 6 PM में मैं ओपन लेक्चर रखता हूं करंट अफेयर का? करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर का क्लास मंथन का मैं ही लेता हूं। हाँ डू यू नो हाँ दिस हाँ हाँ थिंग? हाँ हाँ सर। और मैं क्यों लेता हूं खुद, इसकी वजह है कि मैंने करंट अफेयर में कई लोगों को जोड़ने की कोशिश की, जी। लेकिन सभी लोग उसको फैक्चुअल बना देते थे और हमें फैक्चुअल चीज पचती नहीं है। हम जब जनरल स्टडीज लेके आए तो उसी समय हमारा नारा ही था हम्म कि टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर। हम्म तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को मुझे थिंकिंग क्रिएचर बनाना है, तो कैसे बनाऊं? ये हमारा मिशन है सर। तो करंट अफेयर को हमने फिर अपने हाथ में लिया। हर वीक में मैं खुद लिंक करता हूं उसके रिलेवेंट पार्ट से। हालांकि बाकी जैसे जनरल स्टडीज के स्टैटिक पार्ट से होता है उसका लिंक, क्योंकि करंट होता है तो कोई बच्चा अगर रेगुलर देखेगा तो उससे लाभान्वित होगा। लेकिन एक एपिसोड कम से कम बच्चे जुड़े ऑनलाइन फ्री। अच्छा, ये जो वेडनेसडे को हाँ, होने वाला है। और वो फ्री जुड़े और फ्री जुड़कर वो खुद इसका मुआयना करें कि मेंस और प्रीलिम्स में करंट अफेयर उनके लिए कितना यूजफुल हो। तो सर ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वेडनेसडे को बच्चे आ रहे हैं आपके पास, यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं। लेकिन सर जिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट इस तरह से था कि उन्होंने जीएस फाउंडेशन तो अपना कंप्लीट कर लिया है, अब वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की स्थिति में तो है नहीं, तो ओके, आपसे करंट अफेयर के लिए कैसे जुड़े रहें किफ़ायती तरीके से, ये भी उनकी एक रिक्वेस्ट है आगे आने वाले समय में। देखिए, मेरी भी कोशिश प्रशांत यही है कि वैसे बच्चे जिन्होंने कहीं फाउंडेशन किया है वो जरूर जुड़े, हम्म क्योंकि तब उन्हें पता चलेगा कि उनके प्रिपरेशन में क्या रह गया और क्या होना चाहिए था। ये आपने बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन कहा कि बहुत सारे बच्चे पहले फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। हम्म तो ये बात मैंने कल परसों अपनी टीम से की थी कि मैं खुद भी चाहता था, मैंने जैसे कि मेरा अब मोटो ही है बी अ थिंकिंग क्रिएचर, हम्म तो मैं अगर इस मार्केट के बहुत सारे बच्चों को करंट अफेयर्स में चेंज कर सकूं, हम्म उनकी सोच को चेंज कर सकूं, उनके प्रिपरेशन को चेंज कर सकूं, तो मेरी लाइफ का एक मिशन भी है। तो मैं बहुत जल्दी इन लोगों से कोई सोल्यूशन निकालता हूं, मैं बात करता हूं। पहले तो वेस्ट डे को वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साइट से जुड़े और उस लेक्चर को सुने, एक लेक्चर को। फिर मैं कुछ इस पर एफोर्डेबल प्राइस ऐसा कुछ करता हूं कि उन पर भी बर्डन ना हो और वो रेगुलर हमारे इस कोर्स का लाभ उठाएं। उनको इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा और ये हम उनको वेस्ट डे के जस्ट बाद सोल्यूशन दे देंगे। थैंक यू सर। तो ठीक है दोस्तों, वेडनेसडे 6 बजे मणिकांत सर के साथ मिलते हैं उनकी करंट अफेयर क्लास में, देखते हैं आपको करंट अफेयर के सोल्यूशन में क्या क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।